जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2021 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का अध्यायवार व्याख्यात्मक हल देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी की बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। दोस्तों, एक तरफ तीर्थंकर के नाम है और दूसरी तरफ उनके निर्वाण स्थल का नाम है। तो आइए देखते हैं। ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टापद है, वासुपूज्य का चंपापुरी है, नेमिनाथ का उज्जैन है और महावीर का पावापुरी है। दोस्तों, सम्मेद शिखर जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों। मौर्य काल के पतन के बाद दक्कन में सातवाहनों की सत्ता स्थापित हुई। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस वंश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। सातवाहनों ने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया तथा सातवाहन राजा हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, दोस्तों सातवाहन राजा हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहनों ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ कला के लोकपक्ष को भी प्रोत्साहन दिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, एक तरफ शासक हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य के बारे में दिया गया है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सही सुमेलन इस प्रकार है, राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश और मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ उनके रचयिता के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, रागमाला के रचयिता पुंडरीक विट्ठल हैं, रस कौमुदी के श्रीकंठ हैं, राग विबोध के सोमनाथ हैं और चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं, रचयिता हैं वेंकट रमन। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दोस्तों, कथन है हमारे, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और कारण है इसका, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, मुगल साम्राज्य सैनिक शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जिसमें नियंत्रण एवं संतुलन का प्रभावी समायोजन किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से सैन्य अधिकारियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। मुगल काल में सैन्य प्रशासन का प्रमुख मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था। वह व्यक्तिगत तौर पर घोड़ों के दाग तथा सैनिकों की उपस्थिति की जांच करता था। अतः प्रश्न में दिए गए अभिकथन की पुष्टि कारण कर रहा है, इसलिए दोनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है।
इसका संकलन किया था? दोस्तों, फवायदुल फवाद का संकलन किया था अमीर हसन सिजजी ने। अमीर हसन सिजजी। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन अमीर हसन सिजजी ने किया। निजामुद्दीन औलिया एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जो दिल्ली सल्तनत के 7 महत्वपूर्ण सुल्तानों के शासनकाल से संबद्ध रहे थे। अगला प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर। दोस्तों, राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की तथा लाहौर में ही तोप निर्माण का कारखाना खोला। रणजीत सिंह की अस्थायी सेना फौज आइन के नाम से जानी जाती थी, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। राजा रणजीत सिंह अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया था। राणा रणजीत सिंह ने अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब मंदिर को स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा कथन है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। वायकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया एक अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, के. कलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं ने किया था। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था तथा 1925 में इस क्षेत्र का दौरा किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। स्थापना के बाद से कई महत्वपूर्ण नेताओं ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आदि। बड़े नेताओं में सिर्फ बाल गंगाधर तिलक ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? प्रश्न कह रहा है कि नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती। दोस्तों, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, यशपाल तथा छबील दास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह इस सभा के महामंत्री तथा भगवती चरण वोहरा ने महासचिव का दायित्व संभाला। अप्रैल 1928 ईस्वी में अमृतसर में हुए इस सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया। अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। इसकी स्थापना के समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्राच्य शिक्षा, साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। 1861 के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था। कैनिंग को ही भारत में विभागीय प्रणाली के आरंभकर्ता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 ईस्वी में, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में, और शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 ईस्वी, और डांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1901 ईस्वी। दोस्तों, भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1901 ईस्वी में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी M.A. अंसारी। दोस्तों, 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, S.A. डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वेब मिलर। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के दौरान सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 ईस्वी को लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धरसना नामक नमक कारखाने पर धावा बोला, जहां इन्हें लाठियों से पीटा गया। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमेन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने प्रकाशित किया था, या वेब मिलर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही सुमेलन इस प्रकार है। रॉल्फ फिच 1583 ईस्वी में आया, विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में, निकोलस डाउंटन 1613 ईस्वी और सर थॉमस रो 1614 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दोस्तों, अभिकथन है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, परंतु 1787 की आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, संगीत तथा सेबक जैसी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं भारत के राज्य और दूसरी तरफ दी गई है उनकी सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्नगत भारत के राज्य एवं उनमें स्थित सबसे ऊंची चोटी का सुमेलन इस प्रकार है। दोस्तों, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा चोटी, राजस्थान की है गुरु शिखर चोटी, नागालैंड की सारामती चोटी और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सांभर। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सांभर।
दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है। चिल्का एक लैगून झील है जो झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत की अंतःस्थलीय वृहत्तम खारे पानी की झील है जहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित ज्वालामुखी उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है जो कि असत्य है। कक्षा 9 की NCERT समकालीन भारत फर्स्ट में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का को दर्शाया गया है, अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जोंक नदी। दोस्तों जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यह महानदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम सोनबेरा पठार ओडिशा से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र ओडिशा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला तथा छत्तीसगढ़ में महासमुंद तथा बलौदा बाजार का क्षेत्र है। अन्य पुनपुन नदी, अजय नदी तथा जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का। दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है जो कि ओडिशा में है। इसे वर्ष 1981 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह झील ओडिशा के 3 जिलों पुरी, खुर्दा तथा गंजाम जिलों में विस्तृत है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। कुलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश से तथा किलीवेली झील का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। दोस्तों बूढ़ा घाघ प्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कांची नदी पर स्थित दसम जलप्रपात है। ये दोनों जलप्रपात झारखंड में स्थित हैं, जबकि अन्य हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी झारखंड, चचाई जलप्रपात बिहार नदी मध्य प्रदेश तथा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश सही सुमेलित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे यह शीतकाल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया है खनिज अन्वेषण अभिकरण और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सही सुमेलन इसका इस प्रकार है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में है और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। हमारा अगला प्रश्न है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा है ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। दोस्तों एनटीपीसी देश की अग्रणी विद्युत उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना 1977 में की गई थी। सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तारित है।
इस क्षेत्र में 3 सुपरताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं, सिंगरौली, विंध्याचल तथा रिहंद। सिंगरौली तथा रिहंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, जबकि विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सीधी सिंगरौली जिले में है। इन्हें रिहंद जलाशय तथा नार्दर्न कोल्डफील्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पानी व कोयले की आपूर्ति की जाती है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडोनेशिया गणराज्य एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य स्थित है। इसके मुख्य द्वीप जो पश्चिम से पूर्व क्रमशः सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, इरियन और जया हैं। इसके सुमात्रा द्वीप से 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा गुजरती है। यह द्वीप इंडोनेशिया के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया को मसालों का देश कहा जाता है। यह सिनकोना के उत्पादन में अग्रणी देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरिया। दोस्तों काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं है। काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की है। काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया तथा काकेशस पर्वतमाला स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। दोस्तों नोबी और कांतो मैदान जापान में स्थित हैं। नोबी का मैदान होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह तृतीय संघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नगोया इस प्रदेश का वृहत्तम नगर है। नोबी मैदान क्षेत्र में चावल और सब्जियों की कृषि होती है। कांतो मैदान होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है। टोक्यो शहर इसी मैदान में है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों माउंट रेनर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और माउंट एटना है इटली में। एटना इटली में है। और माउंट पेरिकुटीन मैक्सिको में है। और माउंट एपो फिलीपींस में है। हमारा अगला प्रश्न है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। दूसरा है इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। दोस्तों सोकोत्रा द्वीप अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास स्थित यमन का एक द्वीप है। अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास यमन का द्वीप है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक एवं 1 मिश्रित स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा मडीरा। दोस्तों मडीरा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल 801.1 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी फंचल और इसकी मुद्रा यूरो है। यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, काष्ठ शिल्प उद्योग, चीनी प्रसंस्करण प्रमुख उद्योग हैं, जबकि ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला कैरेबियन सागर में स्थित द्वीप हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। दूसरा है मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मिकांग है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब एवं दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। मिकांग को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं
और इस दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब भी कहते हैं। मिकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यहाँ से आगे बढ़कर ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी मीनाम के साथ मीनाम मिकांग डेल्टा वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी के निकट दक्षिणी चीन सागर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है स्थानीय पवनों के नाम और दूसरी तरफ है उनके स्थान का नाम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है, लेवेश है स्पेन का, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया का और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। दोस्तों शामल ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय पवन का नाम नहीं है, बल्कि यह अरब, ईरान एवं इराक के मरुस्थल क्षेत्र की गर्म हवा है। अगला प्रश्न है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। दोस्तों एक गैर नवीकरणीय या अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जिसे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निकासी के लिए एक पर्याप्त दर पर उसे नवीनीकृत नहीं कर पाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अक्षय होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लातविया। दोस्तों कोको के प्रमुख उत्पादक देश आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कैमरून आदि हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में ककाओ नामक वृक्ष उगते हैं जिनके फलों के बीजों को कोको कहते हैं। इसके वृक्ष का मूल स्थान लैटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है। कोको दो प्रकार के होते हैं, क्रिडलो दक्षिण अमेरिका और फोरेस्टो अफ्रीका। लातविया की प्रमुख फसल राई है। लातविया की प्रमुख फसल राई है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों एक तरफ दिया गया स्थान और दूसरी तरफ जनजाति। बोर्नियो पुनान जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अरब मरुस्थल में रुवाला जनजाति पाई जाती है। स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स जनजाति पाई जाती है। कोरियाक पूर्वोत्तर साइबेरिया के चुकची समुदाय की जनजाति है। यह लोग प्रायः चुकुटको कमचटकन भाषा बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों का क्रम निम्नवत है। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार है, चौथे पे बंगाल है और पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास। दोस्तों भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई। कंपनी ने 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत एक चार्टर जारी कर जनप्रतिनिधि शासन की स्थापना के लिए तथा न्यायिक पद्धति के विकास तथा करारोपण के लिए 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था। दोस्तों नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। नगरीकरण के द्वितीय अवस्था में शहरीकरण में वृद्धि होती है तथा आधारभूत संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि, पूंजी की वृद्धि, परिवहन में वृद्धि के साथ शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि से है। अगला प्रश्न है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला कथन है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
1 और 2 दोनों। दोस्तों, नगरीकरण बढ़ने के साथ आवास की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा के लगातार महंगे होने के कारण लोग छोटा परिवार रखने को बाध्य होते हैं। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होती है, जिससे सामाजिक धार्मिक अवरोध दूर होने के साथ ही परिवार नियोजन की अच्छाइयों को समझने में मदद मिलती है। अतः नगरीकरण व ऊंची साक्षरता दर जन्म दर को कम करने में सहायक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 17 सबसे कम है, वहीं बिहार का जनघनत्व 1106 सबसे अधिक है। न्यूनतम 5 जनघनत्व वाले राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119 और हिमाचल प्रदेश 123। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संघीय। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का उल्लेख है। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार का उल्लेख भी प्राप्त होता है। ध्यातव्य है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही सुमेलन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरियाणा 1 नवंबर 1966, गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987 और झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आम चुनावों में मतदान। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51(1) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि आम चुनाव में मतदान का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा था। स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के लिए अर्थात कार्यपालिका एवं विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिकता निधि संघ या राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधीन रखी जाती है ताकि वह अप्रत्याशित व्यय के पूर्ति के वास्ते तब तक के लिए अग्रिम धन दे सके जब तक कि संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते। आकस्मिक निधि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती है जिसके अधीन अकस्मात कुछ व्यय जरूरी हो। वर्तमान में राष्ट्रीय आकस्मिक निधि का आकार 30,000 करोड़ है। 30,000 करोड़। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है।
दूसरा कथन है राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ है राज्य और एक दूसरी तरफ दी गई है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सही सुमेलन इसका इस प्रकार है, राजस्थान में 10 हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, गुजरात में 11 हैं, कर्नाटक की 12 सीट हैं और पंजाब में 7। दोस्तों राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है जिसकी 31 सीटें हैं तथा सबसे कम प्रतिनिधित्व संयुक्त रूप से नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा का। इनकी एक एक ही सीट है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। दोस्तों भारतीय संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। इस दौरान सांसदों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को संसद में उठाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। सही जवाब है ऑप्शन डी, धन विधेयक। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। दोस्तों नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति करती है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। इसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करता है, जो प्रायः विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। समिति के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत CAG के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारिया आयोग। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति यदि किसी समय यह आवश्यक समझे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह उसका गठन कर सकता है। इसकी सिफारिश सरकारिया आयोग द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर 1990 में VP सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। दोस्तों बात करेंगे पुंछी आयोग की। सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र और राज्य सरकार के
केंद्र और राज्य के संबंधों पर पुनर्विचार हेतु केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 को गठन किया गया था मुंशी आयोग का। और राजमन्नार समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित किया था। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कोठारी समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान व प्रक्रिया अनुच्छेद 317 में दी गई है, जिसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है, तब वो अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और जांच के पश्चात राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने का आदेश देता है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना होता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन की रीत के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। दूसरा है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन। भारत में निर्वाचन आयोग एक स्थायी अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन तथा पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती V.S. रमा देवी कार्यवाहक थी। वर्तमान में सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ध्यातव्य है कि S.Y. कुरैशी भारत में प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है हमारा, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। स्पष्ट है कि अभिकथन ए गलत है, परंतु कारण आर सही है। अतः प्रश्नगत विकल्प का उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री के.सी. नियोगी। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री के.सी. नियोगी थे। इसका गठन 1951 में किया गया था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष श्री N.K. सिंह हैं। ध्यातव्य है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारों की संस्तुति करना
तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना है। अगला प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री और 9 अन्य सदस्य होते हैं। पदेन अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से एक को पदेन अध्यक्ष उपाध्यक्ष नामित करता है, जिसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है तथा अन्य सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री के बराबर होता है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर 1999 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया। हालांकि वर्ष 2004 में सुनामी के पश्चात भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया। इसी अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का गठन किया गया। इसका औपचारिक गठन 27 सितंबर 2006 को किया गया था। एनडीएमए का गठन केंद्र में प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राज्यों में प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं और जिलों में जिलाधिकारी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सही सुमेलन इस प्रकार है, बी.आर. मेहता समिति 1956 ईस्वी, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी, जी.के.वी. राव समिति 1985 ईस्वी और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 ईस्वी। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 243 खा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 101वां संशोधन अधिनियम। दोस्तों, इस 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में पारित हुआ। इस संशोधन से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की गई। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में पारित किया गया, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसमें। और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संशोधन। दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान की अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। दोस्तों, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पहले थी, उसको घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 15 और 20 दिसंबर 1988 को इस अधिनियम को पारित किया तथा राष्ट्रपति की अनुमति 28 मार्च 1989 को मिली और इसी दिन लागू हुआ। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 55 भू सुधार अधिनियम इसमें शामिल किए गए। 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण एवं लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व में 10 वर्ष 2000 तक की वृद्धि की गई। और 63वां संविधान संशोधन 1989, पंजाब में आपातकाल की व्यवस्था अन्य क्षेत्रों के समान की गई। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। दोस्तों, सही सुमेलन इस प्रकार है, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40। दोस्तों, अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में है। अनुच्छेद 43B के तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया
कि वह सहकारी सोसाइटी के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंध को प्रोत्साहित करे। ध्यातव्य कि अनुच्छेद 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, अतः विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, संविधान सभा के बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। अगला प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ विवाद वर्ष 1967, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में, और केशवानंद भारती विवाद 1973 में, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से तथा आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तकनीकविद एवं नौकरशाह। दोस्तों, तकनीकविद एवं नौकरशाहों को आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पूंजी के संचय व तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन तथा विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जारी करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े प्रतिमाह 14 तारीख को संकलित किए जाते हैं, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों में जुलाई 2001 में मुद्रास्फीति की दर 11.16% अनंतिम रही। अगला प्रश्न है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोस्तों, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। CPI का आधार वर्ष 2012 है। थोक मूल्य सूचकांक भारत में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले चिन्हित किए जाने वाले सभी लेन देन शामिल होते हैं। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। अगला प्रश्न है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? पहला है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। दोस्तों, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। जब बचत का प्रयोग उत्पादन हेतु निवेश के रूप में हो तब पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी निर्माण एक लेखा अवधि के दौरान अचल पूंजी निवेश पूंजी स्कंध के मूल्य में हुई वृद्धि के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन
तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। इसका कारण अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन और अक्षम वितरण होता है। जब पूर्ति एकाएक कम हो जाती है तो मांग उसी स्तर पर बनी रहती है। तो इस स्थिति को अवरुद्ध मुद्रास्फीति कहते हैं। अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 30। दोस्तों, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। यह विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी ब्लू चिप कंपनियों के 30 समता अंशों पर आधारित सूचकांक है। सेंसेक्स 1986 में प्रारंभ किया गया था। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिनका शेयर बाजार में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है। ऐसी कंपनियों पर कर्ज का बोझ नहीं अथवा बहुत कम होता है। प्रायः कंपनियां पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आदि तथा वैश्विक स्तर पर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको आदि ब्लू चिप कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्रुक्स कांच। दोस्तों, क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है। या सीरियम ऑक्साइड सिलिका आदि से मिलकर बना होता है। पराबैंगनी किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी तथा एक्सरे किरणों से अधिक होती हैं। सामान्यतः ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से समस्त सजीव जगत की रक्षा करती है। कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। क्रुक्स कांच का उपयोग धूप चश्मों के लेंस के निर्माण में, पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा में तथा पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है यह एक अदिश राशि है। दूसरा है यह एक सदिश राशि है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। दोस्तों, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसे वोल्ट भी कहते हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है जो जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। ध्यातव्य है कि पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसके कारण थोड़ा आवेश देने या लेने पर इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य रहता है। रियल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धुआं। रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व को मापने में किया जाता है। ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। जल प्रदूषण को बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा के द्वारा ज्ञात किया जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी धूल कण। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इन्हीं कणों के द्वारा प्रकाश वायुमंडल में कुछ दिशा में ज़्यादा तथा कुछ दिशा में कम प्रसारित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रसार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। दोस्तों, दिए गए उपरयुक्त विकल्पों में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी को ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि परावर्तित करती है। सूर्य की रोशनी का हिम 70 से 90%, मरुस्थल 60 से 70%, घास के मैदान 14 से 37% तथा कोणधारी वन 10% भाग का परावर्तन करते हैं। जब सूर्य की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है और कुछ उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश को परावर्तित करने की घटना अल्बिडो कहलाती है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? सही जवाब है ब्यूटेन। एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसमें दुर्गंध के लिए इथाइल मरकैप्टेन CH3 CH2 SH मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता लगाया जा सके। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दूध के खट्टा होने के कारण लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परासरण के कारण। दोस्तों, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो परासरण के कारण पानी निकलता है। जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन एवं एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किए गए हों तो विलायक के अणु झिल्ली पार कर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। यह एक स्वतः स्फूर्त भौतिक क्रिया है जिसका कारण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किए गए विलयनों में सांद्रताओं की विभिन्नता के कारण उत्पन्न परासरण दाब होता है। अगला प्रश्न है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों? प्रश्न कह रहा है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों? ऑप्शन सी द राइट आंसर। श्वसन दर का ह्रास। शीत प्रकोष्ठ में फलों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के श्वसन दर में कमी हो जाने के कारण इनका अधिक समय तक भंडारण संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक शून्य आवेशित कण है। इसकी खोज पाउली ने की थी। जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा प्रोटॉन धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण हैं। धातव्य है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन अथवा एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कार्बन व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता है। जबकि क्लोरोफिल, RNA तथा DNA में नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण आदि प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला है, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। प्रकृति में पाए जाने वाले वह तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। यह घटना रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता कहलाती है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रोजन बम, जिसकी संहारक क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है, इसका निर्माण नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लावर बड, फूल कली का। लौंग फूल कली का निरूपण है। लौंग मटेंसी कुल के यूजिनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा किस कुल के पौधे से बनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरेसी। मोरेसी कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा कपड़ा विशेषतः पेड़ों की छाल से बनाया जाता है।
इसके लिए सहतूत या अंजीर के पौधों को प्रयोग में लाया जाता है। ये मोरेसी कुल के ही पौधे हैं। टापा कपड़ा मुख्यतः टोंगा, समोआ और फिजी आदि देशों में बनाए जाते हैं। इसको विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हवाई द्वीप में कापा और फिजी में उहा आदि के नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए, संतरा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इसकी खोज मैकुलम ने की थी। इसका स्रोत गाजर, दूध, अंडा, पनीर, मछलीकृत तेल आदि है। इसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग रतौंधी, जीरोथैल्मिया, संक्रमण का खतरा आदि होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना रोग होता है। विटामिन सी नींबू, संतरा, टमाटर, नारंगी, खट्टे पदार्थ आदि से मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, बाटुलिज्म है। बाटुलिज्म क्या है? भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। दोस्तों, बाटुलिज्म को विषाक्तता के रूप में जाना जाता है। यह एक दुर्लभ एवं गंभीर बीमारी है जो एक जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिज्म संक्रमण के कारण होती है। यह 3 अलग अलग रूपों में भी हो सकता है: खाद्यजन्य बाटुलिज्म, घाव बाटुलिज्म तथा शिशु बाटुलिज्म। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सत्य है। दोस्तों, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि मनुष्य की सामान्य वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन इन क्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं तथा इन्हें नियंत्रित करते हैं। इन्हें अक्सर सहायक आहार भी कहा जाता है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है, विटामिन के एवं विटामिन डी को छोड़कर। अतः कथन असत्य है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, सत्य है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? रेटिनाल। दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनाल विटामिन ए आवश्यक होता है। इसकी कमी के प्रभाव से कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्कीभवन, रतौंधी, वृद्धि अवरुद्ध होना, केरेटोमैसिया आदि परेशानी संभव है। दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अल्वियोलाई। दोस्तों, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल अल्वियोलाई या वायु कोष्ठिका है। वायु कोष्ठिका को श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। जब मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है तो हवा गले में ट्रेकिया नामक अंग में जाती है, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। आगे जाकर ट्रेकिया कई भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं। ब्रोंकियल के अंदर हवा की एक थैली मौजूद रहती है, जिसे अल्वियोलाई कहते हैं। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? मेथोमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों, रक्त में मेथोमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन मेथेमोग्लोबिन में बदलकर शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है। इससे शरीर में साइनोसिस अर्थात त्वचा का नीला पड़ना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह वयस्कों की तुलना में शिशुओं को अधिक प्रभावित करती है। ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक कम होने पर पीड़ित व्यक्ति कोमा में चला जाता है और सुधार न होने पर मृत्यु भी संभव है। पानी और सब्जियों के माध्यम से अधिक मात्रा में नाइट्रेट लेने पर भी मेटा हीमोग्लोबिन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अधिक समय से रखे हुए पानी में भी नाइट्रेट की अधिकता हो सकती है, अतः ऐसे पानी के सेवन से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, चेइलोसिस। चेइलोसिस विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग है। इस विटामिन की कमी से होने वाले अन्य रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना,
विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आधार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बेरी रोग विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 निकोटिनेमाइड या नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निद्रा रोग। निद्रा रोग, यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। डेंगू ज्वर, फाइलेरियासिस और मलेरिया के वाहक मच्छर हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का विकास क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा है जो धारक के 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों जिनकी मात्रा 1 टन CO2 के बराबर हो के उत्सर्जन का अधिकार देता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में वर्णित स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत उत्सर्जन कटौती या उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध कोई विकसित देश या उनकी कंपनियां अन्य विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती वाले प्रोजेक्ट में निवेश कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है जैवमंडल, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है, सिमलीपाल ओडिशा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक मेघालय में अवस्थित हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। कारण है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्र का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध से निर्मित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित भी होता है, अतः अभिकथन गलत है किंतु कारण सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का निर्माण किया गया। ध्यातव्य है कि वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 से प्रभावी है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में मनाए गए ओजोन दिवस की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। वायुमंडल में ओजोन परत एक सुरक्षा कवच की तरह है जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया तथा 1995 में पहला विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। दोस्तों लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसे स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक प्रदूषित स्थान पर यह नष्ट होने लगते हैं। उल्लेखनीय है कि लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बना है। कवक व शैवाल के मध्य इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। इकोमार्क का प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र उस उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित हो
तथा जिसका इकोसिस्टम पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़ता हो। 1991 से भारत सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों की आसान पहचान के लिए इको लेबलिंग की शुरुआत की है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। दोस्तों, फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले कण हैं जिनमें सिलिका, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम तथा सीसा जैसे तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। इसी कारण सरकार द्वारा ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक इकाइयों को मानवीय बस्तियों से दूर लगाने का प्रयास किया जाता है तथा इस पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को सरकार बढ़ावा दे रही, साथ ही वनारोपण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है, अतः प्रश्नगत विकल्प डी सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। इसके बाद क्रमशः क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 350 तहसीलें, 18 मंडल एवं 1,06,774 ग्रामों की संख्या है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शाहजहांपुर। दोस्तों, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में 11 जून 2021 को शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मनाई। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व अर्थात 12 मार्च 2021 को हुआ तथा समापन 15 अगस्त 2023 को होगा। इसके अंतर्गत विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन संपूर्ण देश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन डी, नोएडा। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन नोएडा शहर में 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के बीच भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को एक मंच के तहत लाना ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें, अपने उत्पादों को बेच सकें और थोक खरीदारों के साथ जुड़ सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं। पहली है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना प्रारंभ की। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। 2021-22 में बजट में मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषण योजना प्रारंभ किया गया। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर्ड 6 महीने से 5 साल तक की आयु के बच्चे एवं एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल जाने वाली बालिकाओं को ड्राई राशन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का आधार भी बजट 2021-22 में ही रखा गया। इस योजना की शुरुआत इस लक्ष्य से किया गया कि लॉकडाउन के समय में जो प्रवासी मजदूर अपने राज्य में विभिन्न राज्यों से लौट रहे थे, उन्हें रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। युवा उद्यमिता विकास अभियान आधार 2020-21 के बजट में रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरिस्का मानसर झीलें। दोस्तों, सरिस्का मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है।
सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सूर सरोवर आगरा 2020, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली 2019, सरसई नावर झील इटावा 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। दोस्तों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई है। उक्त योजना के लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। साथ ही लाभार्थी को किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थी का चयन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला कार्य दल समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2021 को नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 के लिए घोषणा की। इस विधेयक का उद्देश्य कुल TFR 2.7 से बढ़ाकर 2.7 से घटाकर 2026 तक 2.1 तथा 2030 तक 1.9 तक करना है, अतः दोनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मजदूरों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा आरंभ की है। इस योजना के तहत जो उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से 12,000 रुपये धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा तथा ये लोग इस योजना के माध्यम से गोरखपुर मंदिर, हस्तिनापुर शहर मेरठ, प्रयागराज धार्मिक स्थल, शाकुंभरी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि धार्मिक स्थलों पर जा सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? सही जवाब है कानपुर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19 दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानपुर में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई। इस संस्थान की स्थापना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साझेदारी से की गई। इसके द्वारा देश में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है जो इसके यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 1969 में प्रारंभ हुआ। इसे वर्ष 1987 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रश्नगत खिलाड़ियों के नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेत पदक सही सुमेलित हैं। PV सिंधु कांस्य पदक, मीराबाई चानू ने जीता रजत पदक और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक नहीं जीता था बल्कि कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, शलोए झाओ। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन
स्लोए झाओ ने किया था। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा प्रदत्त पुरस्कार, जिसे ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक व तकनीशियनों को प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है। इसका पहला समारोह 16 मई 1929 को आयोजित किया गया था। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2019-20 में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूरोप। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार यूरोप विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है, जबकि मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश है। आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश है। इसके पश्चात शीर्ष शांतिमय देशों में न्यूजीलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे, पुर्तगाल चौथे तथा स्लोवेनिया 5वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भारत का स्थान 135वां है। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान 163वीं रैंक के साथ विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है। वैश्विक शांति सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन सी द राइट आंसर, होम इन द वर्ल्ड। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। इस संस्मरण में उन्होंने अपने जीवन एवं गृह होम के विचारों का अन्वेषण किया। साथ ही उन्होंने उल्लेख किया कि उनका नाम अमर्त्य रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महान भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकों में द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आइडिया ऑफ जस्टिस शामिल हैं। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 29। संघीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है, जो 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। दूसरा है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा शून्य उत्सर्जन हेतु नेट जीरो बाय 2050 नाम से अपना रोड मैप जारी किया गया है। यह विश्व का पहला व्यापक ऊर्जा रोड मैप है, जिसे नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न होने वाले संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 में अपनाया जाएगा। 2050 के लिए नेट जीरो से अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। अगला प्रश्न है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नवंबर 2020 में। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 27 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किया था। इस पोर्टल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर उठाए जाने वाले सभी प्रमुख कदमों के बारे में नागरिकों के बीच ज्ञान के प्रसार में मदद करना है। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजा-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस देश से है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइजीरिया। दोस्तों, फरवरी 2021 में नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो-इवेला को
विश्व व्यापार संगठन WTO में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर पहुंचने वाली वह प्रथम अफ्रीकी महिला हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। दोस्तों, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के तीसरे संस्करण को जारी किया गया। इस सूचकांक में केरल, इसका स्कोर 75 है, शीर्ष स्थान पर काबिज है। इस सूचकांक में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं गोवा अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हैं, जबकि गुजरात शीर्ष 5 राज्यों में नहीं है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। दूसरा है, ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। दोस्तों, जून 2021 में 47वां G7 का शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम के कार्बिस बे कॉर्नवाल में हुआ। इसकी अध्यक्षता बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की। वर्तमान में इसमें 7 सदस्य देश हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। 47वें शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया अतिथि देश थे। वर्ष 2021 में इसका उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला डिजिटल बजट पेश किया गया। प्रस्तुत बजट का केंद्र बिंदु समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। बजट में विभिन्न वर्गों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणाएं की गई, जिसमें विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग और टैबलेट दिए जाएंगे। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का फैसला किया। युवाओं में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय IIT बम्बई, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स और स्पेंटेक इंजीनियर्स ने मिलकर नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसमें 3.5 ATM दबाव पर 93 से 96% शुद्धता की ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। इससे अस्पतालों में मौजूदा कोविड संबंधी जरूरतों और आगामी कोविड की विशिष्ट सुविधाओं को उपयोग में लाया जा सकता है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश की हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेक गणराज्य। दोस्तों, जून 2021 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पेरिस, फ्रांस में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। इसमें महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजसिकोवा चेक गणराज्य ने, अनास्तासिया पावल्यूचेकोवा रूस को पराजित करके जीता। पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं, और उपविजेता थे स्टेफानोस सिसिपास, ये ग्रीस के हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है,
सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। दोस्तों, प्रधानमंत्री वाणी योजना प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसके अंतर्गत वाईफाई की सुविधा मुफ्त होगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पूरे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। इसमें पीडीओएस ऐप प्रदाताओं और एक केंद्रीय रजिस्ट्री सहित विभिन्न हितधारक शामिल होंगे। पीएम वाणी के बुनियादी ढांचे को एक पिरामिड के रूप में संरचित किया जा सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम। नोबेल पुरस्कार विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। यह स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल द्वारा दिए गए फंड से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। वर्ष 2021 में शांति का नोबेल फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेसा तथा रूस के दमित्री मुरातोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? विश्व टीबी दिवस 2021। दोस्तों, विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च 1982 को माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी की बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। टीबी रोग व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करता है। वर्ष 2021 में टीबी दिवस की थीम द क्लॉक इज टिकिंग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम स्वास्थ्य के लिए योग है। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तथा विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम, विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा की थी। इस दौरान दोनों पक्षों ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने तथा अफगानिस्तान तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? जैनेट येलेन को। दोस्तों, जनवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जैनेट येलेन को अमेरिका की प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। दोस्तों, वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार लोक सेवा श्रेणी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रदान किया गया। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हेतु वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कटलास एक्सप्रेस 2021 में कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? INS तलवार ने। दोस्तों, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2021 का आयोजन 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 के मध्य केन्या में किया गया। भारतीय नौसेना का INS तलवार जहाज इस अभ्यास में शामिल हुआ। इस नौसेना अभ्यास में भारतीय नौसेना द्वारा प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वहन किया गया। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में अवस्थित है। श्री जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज 1870-1954 के 191वें जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका वर्चुअल अनावरण किया गया। यह 151 इंच 12.6 फीट का है, जिसे अष्टधातु से निर्मित किया गया है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में तांबे का प्रयोग किया गया है। इन्होंने आज़ादी के समय खादी तथा स्वदेशी आंदोलन में योगदान दिया था। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है।
इसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? ऑगस्ट काम्टे ने। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः ऑगस्ट काम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन 3 अवस्थाओं में धर्मशास्त्री या काल्पनिक, तत्वमीमांसी या अमूर्त तथा प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक को शामिल किया जाता है। काम्टे के अनुसार मानव जीवन की प्रत्येक मानसिक अवस्था के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व जुड़ा होता है। धर्मशास्त्रीय आधार पर प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक या आधिदैविक आधार पर, जबकि तत्वमीमांसीय स्तर पर प्रत्येक घटना की व्याख्या तथा बोध का स्रोत अमूर्त शक्तियों को माना जाता है। प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक स्तर पर ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन, अवलोकन, प्रयोग तथा तुलना के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये सुमेलित नहीं है। दोस्तों, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी और अन्य सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। सांस्कृतिक विविधता नगरीय समुदाय में पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय के तत्व हैं हम की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता, जाति व्यवस्था, जनसंख्या का कम घनत्व, सामाजिक समरूपता, सरल व सादा जीवन। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन सी द राइट आंसर, क्रिश्चियन बर्नार्ड। विश्व का पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में किया गया। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। ध्यातव्य कि सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण वर्ष 1958 में अमेरिकी सर्जन नारामन समवे द्वारा कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कुत्ते का किया गया था। सुगम्य भारत अभियान संबंधित थे दिव्यांग व्यक्तियों से। दोस्तों, सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान की शुरुआत 3 दिसंबर 2015 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई। अभियान का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। सुगम्य भारत अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किया गया था सन 2004 में। दोस्तों, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन 2004 में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष पीसी होता तथा 2 सदस्य अरविंद वर्मा एवं पी शंकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 12 मई 2010 को सौंपी। इस समिति की अनुशंसा के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। इसके अन्य प्रमुख अनुशंसाओं में सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाने हेतु सुझाव सम्मिलित हैं। निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? पहला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में हुआ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में शुरुआत हुई, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारितोषिक अधिनियम 1976। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारती और मैत्री। अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन भारती और मैत्री है। दोस्तों, मैत्री अंटार्कटिका में मैत्री भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण 1989 में हुआ था। यह पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जिसे सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। बात करेंगे भारती की,
वर्ष 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया। यह मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री ये भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। वर्तमान में संचालित नहीं है। नीति आयोग द्वारा चलाए गए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? 8 जिलों को। दोस्तों, नीति आयोग द्वारा चलाए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयास के तहत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अंतर्गत आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पिछड़े जिलों का विकास करना है। आकांक्षी जिलों में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट, श्रावस्ती और बहराइच हैं। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया। द ग्रेट रीसेट विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है। इसकी अवधारणा विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास श्वाब द्वारा दी गई, जो पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई। कोविड-19 के प्रभाव से उभरने हेतु द ग्रेट रीसेट पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार के साथ साथ गहराते जलवायु संकट तथा वैश्विक सहयोग में आई कमी जैसे वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है या इनसे निपटने हेतु सुझाव और सहयोग भी प्रदान करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को मिलान कीजिए। एक तरफ दी गई हैं योजनाएं और दूसरी तरफ उसका प्रारंभ वर्ष दिया गया है। सही सुमेलन इसका इस प्रकार होगा: आम आदमी बीमा योजना सन 2007, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 से शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये था पीसीएस 2021 का विस्तृत व्याख्यात्मक हल। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर चैनल की सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं, उन सारी वीडियोस को देखें। वो सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।